फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज आपके सामने वो वीडियो आ रही है जिसके लिए आप सभी इंतज़ार कर रहे थे। यानी कि बहुत टाइम से सभी बच्चे इंतज़ार कर रहे थे किस चीज़ की। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी, यानी कि KVS की तैयारी। और ख़ासकर आप सभी को पता है इस चैनल पर TGT SST, खासकर TGT SST की तैयारी होती है या फिर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री PGT में इसकी तैयारी होती है। क्यों? क्योंकि जिस विषय में हम पारंगत यानी कि एक तरह से निपुण ना हो, उसका हमें दूसरे को देना यानी ज्ञान को अधूरा ज्ञान देना अछूत है, यानी कि एक तरह से बेकार है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपना ज्ञान देना चाहते हैं तो आपको उसका ज्ञान होना भी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि KVS के TGT की जब भी फॉर्म आएंगे उसकी आपको तैयारी मिलेगी। और तैयारी क्यों मिलेगी? आप सब सोच रहे थे कि सिलेबस में सब्जेक्ट आता नहीं है, और सब्जेक्ट नहीं आता तो हमें SST की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, खासकर CTET तक सिमट कर रह जाएगा सब्जेक्ट इस बार। पर जैसे ही आपको TGT में कितने नंबर दिखाई दिए, यहाँ पर 100 नंबर का क्या दिखाई दिया? सब्जेक्ट। और 100 नंबर का सब्जेक्ट दिखते ही एक तरह से सबके दिलों में धक धक पैदा हो गई है। कोई सा भी सब्जेक्ट हो वो क्या हो गया है? कंपलसरी। और कंपलसरी, अगर आप सब्जेक्ट को कंपलसरी कर देंगे तो बच्चों को हो जाएगी चिंता। तो चिंता हो जाएगी। और आपको सभी को पता है कि इस बार क्या आ रहा है, जो पहले 40-40 नंबर की यानी कि 40 नंबर का रीजनिंग, 40 नंबर का पैडागोजी और 40 नंबर का सामान्य ज्ञान और इस तरह की जो चीज़ें आती थी वो 40 नंबर का ख़त्म कर दिया है। अब जो नया सिलेबस क्या है आपके सामने, सिलेबस आज की वीडियो पड़ी थी, यानी कि चलिए हम दोबारा दोहरा देते हैं। सिलेबस क्या था? इंग्लिश, यानी कि देखिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इसे पेज को बर्बाद नहीं करते। चलिए, एक आसान सिलेबस यानी क्विक। पहली क्लास है तो पहली क्लास में आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, और सिलेबस का पता होगा तभी आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए सिलेबस को देखते हैं। तो सिलेबस में क्या है? पहला है इंग्लिश। भाई इंग्लिश, जो बच्चे डरते थे उनके लिए कर दिया है 10 अंक, यानी कि 10 मार्क्स का आपका इंग्लिश है। हिंदी कितनी मार्क्स की है? सॉरी, हिंदी कितने मार्क्स की है? 10 मार्क्स की। ठीक है। फिर क्या बचा? जो सामान्य ज्ञान यानी कि GK और आपका करंट जो था वो कितने मार्क्स का कर दिया है? 10 मार्क्स का। सारा सिमेट के 10 मार्क्स का कर दिया, जो कभी 40 नंबर का, सॉरी 40 मार्क्स का आता था। अब क्या आ गया है? 5 नंबर का रीजनिंग कर दिया है, यानी कि रीजनिंग कर दिया है 5 नंबर, 5 मार्क्स। सारे जो 40-40 के थे वो ख़त्म कर दिए। और कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर आपका हो गया है 5 नंबर। यानी कि जो सिलेबस, देखिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई है इस बार KVS ने। KVS का मतलब ही यह हो गया कि हमें प्योर टीचर चाहिए। कोई भी जो सालों से साइंस की, आर्ट्स की और इंग्लिश की, हिंदी की लड़ाई चलती आ रही थी, वो लड़ाई अब ख़त्म हो गई। अब जो ये कहता है कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैंने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी, अब साइंस के स्टूडेंट भी अपनी सारी कैपेबिलिटी दिखा देंगे, और अपना जो लैंग्वेज के थे वो भी अपनी कैपेबिलिटी दिखाएंगे। और क्या, SST वालों को जो ताने सुनने पड़ते थे वो भी अपनी कैपेबिलिटी दिखा देंगे। कोई फेयर रहने का संभावना, मतलब आपके जो ये था कि पहले जो संभावना थी कि इस तरह की कि कोई भी आपके ऊपर उंगली उठा देता था SST वालों पे खासकर, अब SST वालों पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। अपना सब्जेक्ट करो और पास हो जाओ। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? 40 नंबर का क्या है हमारा? सीधे सीधे हमारा साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी कितने नंबर की आ गई? देखिए साइकोलॉजी हो गई 40 मार्क्स की। और आपका जो सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट हो गया आपका कितने नंबर का? 100 नंबर का। और इसी 100 नंबर को फोकस करने के लिए आज से हम करेंगे NCERT, यानी कि क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th। अगर हमने NCERT कवर कर ली तो NCERT कवर करते ही हमारे ये 100 नंबर
पक्के हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज से भी की एनसीईआरटी यानी कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स में हमें कहाँ मिलती है, 9th और 10th में। और क्या कहा गया है सिलेबस में नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम। सिलेबस में ये कहा गया है कि आपको क्लास 6 यानी कि, चलिए इस पेन को नहीं, इस पेन को यूज़ करते हैं हम, क्लास 6 to 10 तक की एनसीईआरटी से आपका पेपर बनेगा। यानी कि ज्योग्राफी की 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। हिस्ट्री में क्या है, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। फिर क्या बचा, पॉलिटिकल साइंस यानी कि पोल साइंस, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। और लास्ट बचा इकोनॉमिक्स जो है 9वीं और 10वीं। ये किताब आपको कितने महीनों में ख़त्म करनी है, यानी कि 3 महीने। यानी कि हमारे पास है आज से लगा लीजिए 90 दिन, मान लीजिए दिसंबर ख़त्म हो चुका है। दिसंबर में आज तारीख है 22 और आज तारीख 22 तारीख है, तो मतलब हम इसे निकाल देंगे न्यू ईयर में। और न्यू ईयर का मतलब ये है कि आपकी कोई तैयारी नहीं होगी, तो इसलिए हम तैयारी शुरू कर रहे हैं आज से। और आज से हमारे पास 3 महीने, मार्च में आपके पेपर संभावना होने की तैयारी है। और जो भी केवीएस की छुट्टी पड़ती है, छुट्टी के बाद आपको अलॉटमेंट मिल जाना चाहिए, ये केवीएस का दावा है। तो इसी सब को देखते हुए आज से हम करेंगे किसकी, एनसीईआरटी का सबसे पहला जो टॉपिक लेके चलते हैं हम, ज्योग्राफी की 6th क्लास की एनसीईआरटी कवर करेंगे। फिर 7th, 8th, 9th, 10th। हिस्ट्री 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। पॉलिटिकल 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। और इकोनॉमिक्स 9th, 10th। इस तरह से आपकी जब तैयारी होगी, आप देखेंगे आपके पास जो 2 महीने का टाइम है, 2 महीने में सारी हम एनसीईआरटी करेंगे। और 1 महीने में, लास्ट के 1 महीने में हम इसका रिवीजन करेंगे, जिससे हमारे जो 100 नंबर हैं, 100 में से अगर खुदा ना खास्ता हमारे 100 में से 90 नंबर आने लायक, तो हम तैयारी कर लें। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए अब चलते हैं हम, आज का जो चैप्टर है, क्लास कौन सी है, क्लास नंबर 1 यानी कि क्लास नंबर 1 देखते हैं। और क्लास नंबर 1 में हम क्या देखेंगे, ज्योग्राफी के चैप्टर कौन सा है, यानी कि ज्योग्राफी क्लास 6 देखेंगे। यानी क्लास 6 की टेक्स्ट बुक का कौन सा देखेंगे, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर देखेंगे, यानी कि चैप्टर 1। तो यहाँ से हमारी शुरुआत होती है आज से केवीएस की तैयारी के लिए। ये स्पेसिफिक केवीएस और सीटेट का जो सब्जेक्ट है आपको वो कवर करेगा। सीटेट का पेपर अब इतना पास में आ गया है, अगर आप इससे तैयारी करेंगी तो वेल एंड गुड, क्योंकि इसमें आपको बारीकी समझ में आ जाएंगी। भाई अगर आप सीटेट की तैयारी के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादा फोकस करिए पैडागोजी पर, क्योंकि वहाँ पर आपको पैडागोजी एक ऐसी चीज़ है जो आपको क्या दिला सकती है, एग्ज़ाम पास करने का साधन है। और यहाँ पर हमें फोकस करना है सब्जेक्ट पर। मैं ये नहीं कहता कि आप इस वीडियो को ना देखें जो सीटेट वाले हैं, सीटेट वाले आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि इनमें बहुत सी वो टर्म हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं समय व्यर्थ न करते हुए। अब आपको क्या देखना है, सबसे पहला है चैप्टर हमारा, कौन सा चैप्टर है, का नाम क्या है, सौर मंडल में पृथ्वी। यानी कि चैप्टर का नाम क्या है, सौर मंडल में पृथ्वी। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, देखिए इस चैप्टर का नाम छोड़िए कुछ भी हो, भाई हमें सीधे ये इंटरेस्टिंग करने के लिए आपने जब केवीएस से पहले आपने सीटेट की तैयारी करी होगी, सीटेट की तैयारी करने से पहले आपने बीएड करी होगी, बीएड में आपको ये बताया होगा कि जब सौर मंडल या फिर किसी भी टेक्स्ट बुक को बनाने से पहले उसके जो, यानी कि एक तरह से टॉपिक, जिसे हम टॉपिक कहते हैं या चैप्टर नेम कहते हैं, एक चीज़ होती है वो डिसाइड करती है बुक के ऊपर, यानी कि बच्चे की बुक, एज और उसकी साइकोलॉजी, इसलिए इस तरह के नाम रखे जाते हैं। जैसे आपने
कि ईवीएस की किताब देखिए, ईवीएस की किताब में नन्हे आते हैं, नन्हे आते क्यों? क्योंकि बच्चे को इंटरेस्ट लग गया। तो इसी तरह से यहाँ पर इंटरेस्ट ले, तो हमें इस नाम से कोई लेना देना नहीं, हमें चलना है इसके अंदर। तो ठीक है बच्चों, चलिए आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आज कि आपने जब आप रात को सोते हैं, बहुत से बच्चे होंगे कि रात को छत पे जाके सोते होंगे गर्मियों के टाइम पर। गर्मियों के टाइम पर जब छत पे सोते हो आप, तो आपने क्या देखा होगा कि आप एक नेचुरल तारामंडल देखते हैं। आज के टाइम पर कोई जो बड़े बड़े फ्लैटों में बच्चे छत पर जाके सो ही नहीं पाते, और छत पर जाके सो नहीं पाते तो क्यों नहीं सो पाते, और उन्हें इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता। हम भी क्या नाम छत पे सोए हैं, और छत पर सोने का अलग ही जो चीज़ आप 100-200 रुपये देकर तारामंडल में देखते हैं, कभी भी आप देखिए ऐसे टिम 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 तारे जो आपको दिखाए। वैसे तो आजकल प्रदूषण में तारे नहीं दिखते, पर आप जब देखेंगे यानी कि ये आपकी छत है और आप यहाँ पर लेटे हुए हैं, और आपके ऊपर पूरा का पूरा तारामंडल फ्री ऑफ कॉस्ट दिख रहा है, तो वो नज़ारा क्या होगा? एक अलग नज़ारा होगा, यानी कि एक अलग ही व्यू होगा। वो 100 रुपये देने और यहाँ नेचुरल नज़ारा देखना, और आराम से कान में लीड लगाकर बिल्कुल शांत माहौल में, ना कोई चिक चिक बाजी, ना कोई पिक पिक बाजी, ना 10 मिनट का कि आप 10 मिनट देख पाओगे, 20 मिनट देख पाओगे, पूरी रात देखिए आराम से। तो वो क्या है? वो है एक नेचुरल नज़ारा जिसमें हमें तारामंडल की सारी चीज़ें मिलती हैं। आजकल आपको प्रदूषण के दौर में वो सब चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती, तो उसका आपको दुख होता होगा। और दुख उनको भी होता है जो बड़ी बड़ी सोसाइटी में, या फिर जो कभी ऊपर जाकर सो ही नहीं है छत पर। ठीक है बच्चों, तो इस सौर मंडल के जो चैप्टर को हम समझेंगे, तो यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट क्या समझा कि रात के समय तारे क्या करते हैं? टिम टिम करते हैं। और तारे टिम टिम क्यों करते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और सौर मंडल क्या है? सौर मंडल क्या है मतलब, देखिए एक पिक्चर है किसकी, जो देसी पिक्चर होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपने मीम भी सुना होगा। सौर मंडल का मतलब क्या होता है? सौर में पड़ा हुआ व्यक्ति जब 5-6 मंडल को खींच जाए तो उसे कहते हैं सौर मंडल। ये मीम्स जो आपने सुना होगा कहीं ना कहीं देसी लैंग्वेज में, तो ये वो कॉन्सेप्ट ही समझ के चलिए। देखिए सौर मंडल को हम चलते हैं, चलिए अगर नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं हम। सौर मंडल, अब लिखने की बात समझने से पहले पहले देखिए कॉन्सेप्ट को लिख भी लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको ये जो पीडीएफ है ये आपको मिलेगा कहाँ पर? हमारी साइट पर। आपको जो फ्री वाला जो सेक्शन है उसमें इसी को पीडीएफ को डाला जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये मिलेगा। भाई सौर मंडल में पृथ्वी, अब सौर मंडल कहाँ है? देखिए सौर मंडल में हमारी पृथ्वी, सौर इसका मतलब ये है कि सौर मंडल में हमारी पृथ्वी है। पहले आपको टॉपिक को समझना होगा तभी आप आगे चलेंगे। सौर मंडल में क्या है? हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी कहाँ है? हमारे सौर मंडल में। यानी कि इस चीज में ये छोटा सा चीज, सीधे सीधे आप मान लीजिए ये है क्या? आपकी सोसाइटी, इतनी बड़ी सोसाइटी, इसमें आपके बहुत सारे फ्लैट हैं, और इन फ्लैटों में एक फ्लैट क्या है? इसको नाम दे दिया अर्थ। यानी कि 9 फ्लैटों में, यानी 8 फ्लैटों में से, पहले 9 थे रहे, अब 8 है, 8 फ्लैटों में से, और इस जो चीज़ को कहा है वो है सौरमंडल। तो इसमें से एक का नाम है अर्थ यानी कि पृथ्वी। तो इसी तरह से सौरमंडल में क्या है? पृथ्वी। इसको समझ लिया आपने, टॉपिक का नाम क्यों रखा गया सौरमंडल में पृथ्वी। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट आता है कि आप जब सूर्यास्त के समय, यानी कि जब आपका क्या हो जाता है? सन, सन क्या हो जाता है? छुप जाता है। और छुपने के बाद आपने देखा होगा कि आपका आकाश किस तरह का दिखाई देता है। यानी कि जब सन का क्या हो जाता है? सूर्य अस्त हो जाता है। देखिए सूर्य का क्या हो जाता है? अस्त हो जाता है। जब सूर्य का अस्त हो जाता है तो आपने देखा होगा कि सब जगह अंधेरा हो जाता है, यानी कि ब्लैक हो जाता है।
और ब्लैक होने के बाद आपको ऊपर क्या दिखता है, जो अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, तारे दिखते हैं, और तारे दिखते हैं तो टिम 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 करते हुए तारे दिखते हैं, और टिम 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 तारों के साथ आपको क्या दिखता है, चांद, यानी कि मून, जिसे हम कहते हैं मून। और मून क्या है हमारा, मून है एक प्राकृतिक, क्या है, सैटेलाइट, भाई उपग्रह है। और उसे क्या कहते हैं, सूर्य, सूर्य के साथ जो चक्कर लगाता है उससे हमें रोशनी प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए उस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो आपने देखा होगा कि मून के कॉन्सेप्ट में आपको 15 दिन मून के फेसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे, यानी पहले इतना सा मिलेगा, फिर इतना बड़ा, 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 और बढ़ते 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 बढ़ते, यानी कि आपको एक दिन महीने में कब मिलता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण, यानी सॉरी चंद्र ग्रहण बोला, पूरा चांद मिलता है। यानी कि आप पूरे चांद को लगभग महीने में एक बार देखते हैं, और उस पूरे चांद को जब एक बार देखते हैं तो वो क्या कहलाता है, पूर्णिमा। याद रखना, जब आपको पूरा चांद दिखाई देता है, यानी कि ये आपका मून है, और मून का जब पूरा फेस दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णिमा, यानी कि पूर्णमा। नमन करो उसको जो पूरा दिखाई देता हो, यानी कि जो पूरी चीज़ें दिखाई देती हैं उनको नमन करनी चाहिए। और जो आपको पूरा नहीं दिखाई देता उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अमावस्या। यानी कि जब आपका सन ढक जाएगा, और ढकने के बाद क्या होगा, अमावस्या, यानी कि अमावस्या। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझा। भाई पूर्णिमा कब होगा, पूर्णिमा का कॉन्सेप्ट देखिए, हमारे जो सीधे सीधे बात है कि 15 दिन चांद उगते हुए दिखाई देगा और 15 दिन घटते हुए दिखाई देगा। तो जब पूरा चांद हो जाएगा तब क्या होगा, पूर्णिमा हो जाएगी, और जब पूरा चांद खत्म हो जाएगा तो वो क्या होगा, अमावस्या हो जाएगी। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं आगे, यानी कि ये जो चैप्टर है आपका सूर्य यानी कि सौर मंडल में पृथ्वी, इसमें आपको कॉन्सेप्ट ये समझना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। इसमें कह रहा है आगे चैप्टर जब समझेंगे तो उसमें कहता है एक चीज़, कि सूर्य, चंद्र तथा सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती है वो क्या कहलाती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। चलिए आपको समझा देते हैं हम। देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट आगे आपके पास आएगा खगोलीय, यानी कि खगोलीय पिंड। चलिए एक चीज़ और लेके चलते हैं हम। देखिए आपको समझने के लिए आपको क्या चीज़ देखनी पड़ेगी, भाई चीज़ों को समझने के लिए हमें चाहिए एक टेक्स्ट बुक भी। तो टेक्स्ट बुक को भी हम लेके चलते हैं। चलिए 1 मिनट रुकिए, अभी आपको टेक्स्ट बुक से भी रेफ़र करा देते हैं, यानी कि आपको जिससे साथ के साथ चीज़ें दिखती भी जाए और हम समझते भी जाएं। देखिए ये आपके लिए मैंने टेक्स्ट बुक भी खोल दी, यानी कि एनसीईआरटी की जो साइट से आप बुक को डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। पर हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है यहाँ पर खगोलीय पिंड। अब देखिए खगोलीय पिंड में क्या कह रहा है, खगोलीय पिंड क्या होते हैं, जो सूर्य, चंद्रमा और सभी वस्तुएं जो रात में चमकती हैं उन्हें कहते हैं हम खगोलीय पिंड। यानी कि क्या है, जो सूर्य, चंद्रमा तथा जो भी चीज, यानी कि जो भी वस्तु रात में क्या होती है, आसमान में चमकती है। अब और तो कहीं चमकेंगी नहीं, जब हम रात में क्या देखेंगे, आकाश को देखेंगे तो क्या चमकेगा, आसमान में चमकती है, तो वो क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इस चीज़ का ध्यान रखना। खगोलीय पिंड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आप पहले से प्रिपेयर लेके चलिए कि खगोलीय पिंड क्या होता है। फिर आता है खगोलीय पिंड के बाद
आपने देखा होगा जो चीज़ें क्या होती हैं, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, जैसे कि क्या, सूरज। भाई सूरज क्या है, हमारा एक प्लेनेट है। आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, सूरज क्या है आपका, प्लेनेट है, ग्रह है, या फिर आपका क्या है, तारा है। तो सूरज क्या है हमारा, जो सन है वो है एक तारा, यानी कि तारा है। याद रखना, तारा है, तारा। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सूरज क्या है, तो सूरज है आपका तारा। और सूरज जो तारा है, क्यों तारा है, अब आप ये कहेंगे जो तारे होते हैं वो तो हमें इतनी दूर दिखाई देते हैं और उनकी हमें गर्मी भी महसूस नहीं होती, हमें ऊष्मा भी पता नहीं चलती, दिखता भी नहीं। तो जब करोड़ों, यानी कि मान लीजिए आप बैठे हैं दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में है, और दिल्ली से आपको कहें कि जा कन्याकुमारी में कुछ चीज़ें चमक रही हैं, तो कन्याकुमारी की जो सीधी रेखा में अगर आप देखने लगेंगे तो कन्याकुमारी की चीज़ें चमकती हुई तो दिखाई देंगी। मान लीजिए चमकती हुई दिख गई, और उसकी रोशनी इतनी तेज है कि चमकती हुई दिख गई। तो चमकती हुई दिखने के बाद आपको कैसी दिखाई देगी, आप खुद इमेजिन करिए। वो दिखाई देगी छोटी, यानी कि छोटी सी दिखाई देगी। और छोटी सी दिखाई देगी तो ऐसी है आपका तारा है। जो आप तारे देखते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे दिखाई देते हैं। और छोटे छोटे दिखाई देने का कारण क्या है, वो कई लाखों दूर है, यानी कि लाखों करोड़ों जगह दूर है। तो यही चीज़ आपकी कहलाती है तारा। यानी कि तारे का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। भाई आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगी सन क्या है, यानी कि सूरज क्या है, तो सूरज है आपका एक तारा। और उसके अंदर, यानी कि उसके जो चारों तरफ घूम रहे हैं वो है उसके ग्रह। और हम कौन सी उसमें रहते हैं, गैलेक्सी का पूछा जाए तो गैलेक्सी है मिल्की वे। चलिए ये कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया होगा तारे वाला। तो जो आपके बड़े बड़े खगोलीय पिंड आपने देखे, खगोलीय पिंड समझ लिए, खगोलीय पिंड में क्या है, सूर्य, चंद्रमा तथा जो वस्तुएं आकाश में चमकती है। आकाश में क्या चमकती है, तारे चमकते हैं। और तारा ही एक क्या है, सूर्य है। सूर्य क्या है, तारा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, फिर आता है जो प्रकाश, यानी कि चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं। आगे आपको पता होना चाहिए, देखिए जैसे ये चीज़ क्या कह रहा है, यानी कि अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान भी होना चाहिए। और एक ज्योग्राफी के, यानी कि ज्योग्राफी के स्टूडेंट को इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। भाई देखो, अब आपके सामने आई है नक्षत्र वाली बात। यानी कि नक्षत्र क्या होते हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा नक्षत्र, यानी कि बड़ा कॉन्सेप्ट जो समझने वाला कॉन्सेप्ट है नक्षत्र मंडल, यानी कि सॉरी देखिए नक्षत्र मंडल। यानी कि नक्षत्र मंडल में आपको पता होना चाहिए जो रात के समय विभिन्न समूह दिखाई देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप जब आकाश को देखते हैं तो आपको दिखता हो कि ये घोड़ा बन रहा है, ये इस तरह बन रहा है। तो जो इस तरह के जो क्या बोलते हैं सिंबल एक तरह से बनते हैं, उन्हीं को नक्षत्र बनते हैं। यानी कि विभिन्न आकृति वाले जितनी भी चीज़ें होती हैं वो होती हैं नक्षत्र, यानी कि विभिन्न आकृति यो को जब कहाँ देखते हैं आप, आसमान में देखते हैं, आसमान में देखते हैं तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है नक्षत्र, यानी कि नक्षत्र। और उसी में से क्या है, ऊषा मेजर और बिग बियर। यानी कि ऊषा मेजर आपने देखो, तो ऊषा मेजर और बिग बियर आपने समझ लिए। देखिए नक्षत्र क्या आपसे पूछे जाए तो नक्षत्र में आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ गया, यानी कि आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट क्या है। विभिन्न आकृति जो दिखाई देती है, जो इस तरह की आकृति दिखाई देती है वो होती है नक्षत्र। तो नक्षत्र में अब आते हैं नक्षत्र के क्या कॉन्सेप्ट समझने हैं हमें, नक्षत्र के कॉन्सेप्ट। यानी कि ओर्षा मेजर, सेकंड क्या है बिग बियर,
और बिग बियर के बाद आता है आपका जो सबसे फेमस है हमारा सप्तऋषि मंडल, यानी कि सात तारों का एक क्या समूह, जिसे हम कहते हैं सप्तऋषि मंडल। भाई पुराने समय से ही ये कहानी है कि जो सप्तऋषि मंडल है वो सात ऋषियों का एक समूह है। भाई पुराने समय में आपने देखा होगा जब महाभारत में गंगा पुत्र, यानी कि गंगा पुत्र किसके पिता थे, सॉरी, गंगा पुत्र के पिता कौन थे, वो एक राजा थे और उनकी शादी किससे हुई थी, गंगा से हुई थी। और गंगा क्या होती है, गंगा किसको, अपने बच्चों को बहाती चली जाती है, बहाती चली जाती है। तो आठवां जो पुत्र होता है जिसे भीष्म पिता यानी कि गंगा पुत्र कहते हैं, वो बच जाते हैं और सारा एक तरह से क्या होते हैं, बहते चल जाते हैं, बहते चल जाते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं यहाँ पर, यानी कि सप्तऋषि मंडल में सात तारे हैं और एक तारा, जैसे इस कॉन्सेप्ट में आपने देखने को मिल रहा है पिक्चर में, ये देखिए, एक तारा, दो तारा, तीन तारा, चार तारा, पांच तारा, छह तारा और सात तारा, ये पहचान आपको जहाँ भी देखने के लिए। और इस सीध में जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर ध्रुव तारा। भाई अगर आपको कभी भी सप्तऋषि मंडल मिल जाए और ध्रुव तारा ना मिले, तो ध्रुव तारे का मतलब ये होता है कि ध्रुव तारा किस में होगा, उसकी सीध में होगा, यानी कि ध्रुव तारा जो होगा, ध्रुव तारा जो होगा वो कहाँ होगा, किसकी सीध में होगा, सप्तऋषि मंडल की, यानी कि सप्तऋषि से ही आप क्या देख सकते हो, ध्रुव तारे का पता चला सकते हो। तो यानी कि ध्रुव तारे का कॉन्सेप्ट कहाँ से है, सप्तऋषि मंडल से है। और आपको ये पता होना चाहिए, देखिए सप्तऋषि मंडल जो है, एक चीज़ याद रखना, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है इसका, यानी कि उषा मेजर का एक तरह से परिवार का भाग है। ठीक है, अब आता है कॉन्सेप्ट क्या, ध्रुव तारा, यानी कि जो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, एक तरह से ध्रुव तारे को, ध्रुव तारा को एक नाम से और जाना जाता है। नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं। ध्रुव तारे को आप किस नाम से जानेंगे, ध्रुव तारा का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यानी कि ध्रुव तारा क्या बताता है, उत्तरी तारा। आपसे कभी पूछा जाए कि उत्तरी तारा क्या होता है, तो उत्तरी तारा होता है ध्रुव तारा। पुराने समय में जो होते थे दिशाओं का, जो रात में जब लोग बाग चलते थे, यानी कि आप आज के टाइम में तो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चल जाते हैं, यानी कि बस से चल जाते हैं, रेल से चल जाते हैं, हवाई जहाज से चल जाते हैं, एक समय जल्दी पहुंच जाते हैं। तो पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल मार्ग को अपनाता था, घोड़े गाड़ी थे, और कई कई दिन लग जाते थे। तो वो किससे, यानी कि तारों से ही अपने दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करता था। और तारे में भी ध्रुव तारा किसको बताता, उत्तरी तारा, जिसे उत्तरी दिशा के सूचक भी माना जाता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तरी तारा या उत्तरी दिशा का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है ध्रुव तारे से। यानी कि ध्रुव तारा आपको क्या बताता है, उत्तरी दिशा या फिर उत्तर किस तरफ है वो आपको बताने का काम कौन करता है, ध्रुव तारा। चलिए आगे चलते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक चीज़ और आपको ये पता होना चाहिए, ध्रुव तारे जो क्या है, आपको हमेशा एक ही स्थान पर मिलेगा, यानी कि इसीलिए इसे उत्तरी तारा या उत्तरी दिशा का सूचक माना जाता है। यानी कि ये कहीं भी भटकेगा नहीं, यानी कि स्टॉप है ये, स्टॉप जहाँ पर लग गया तो वो आपको लगता है कि वो इधर उधर भटकेगा, नहीं, स्टॉप का मतलब स्टॉप है। और ये सीधे सीधे उत्तरी तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उत्तर में ही आपको प्रेजेंट करेगा। जहाँ भी आप रात में, आपके पास कुछ नहीं है, फ़ोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको ध्रुव तारे की पहचान पता है। और ध्रुव तारा कहाँ पे है? संकेतक तारा के, जो यानी कि सप्तऋषि मंडल के जो भी सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई दे,
वो ध्रुव तारा है। फिर आते हैं हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट, यानी सौरमंडल पढ़ लिया। सौरमंडल में हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली, उषा मेजर माइनर नक्षत्र मंडल पढ़ लिया, और हमने पूर्णिमा पढ़ लिया, तारा पढ़ लिया, खगोलीय पिंड पढ़ लिया। ये आपको समझ में आ गया होगा भाई। खगोलीय पिंड के बाद आपको ये सब चीज़ें में, अब हम धीरे धीरे चल रहे हैं अपनी धरती की ओर, यानी कि सौरमंडल में जो चीज़ें हैं उसमें हम क्या है, कहाँ रह रहे हैं, धरती पर। भाई आप कहाँ रह रहे हो, हम तो रह रहे हैं धरती पर। भाई बहुत से लोग रह रहे हैं क्या नाम, मार्स पर, यानी कि ये सोचते हैं मार्स पर रह रहे हैं। जैसे कि एलोन मस्क कहाँ लेके जा रहे हैं हमें, मार्स पर लेके जा रहे हैं। हमें तो नहीं जाना मार्स पर, हमें तो पृथ्वी पर रहना। तो पृथ्वी पर रहना है तो पृथ्वी का आपको पता भी होना चाहिए पृथ्वी कहाँ पर है। और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी है एक ग्रह, यानी कि अर्थ क्या है आपकी, अर्थ यानी कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी आपका घर है। और घर का मतलब क्या होता है, ग्रह होता है। और ग्रह का मतलब ये है आपका घर। और जो घर है वो क्या होता है, आपको चमकाना पड़ता है, यानी कि घर की कोई रोशनी नहीं होती, घर की कोई रोशनी तो नहीं होती भाई। आपने बिजली ली है, इलेक्ट्रिसिटी जो ली है वो कहाँ से ली है, जो इलेक्ट्रिसिटी ली है वो आपके घर पे आती है, उसका बिल देते हो। तो ऐसे ही आपकी जो पृथ्वी है उसके पास कोई ऊर्जा नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी कि वो बिजली कहाँ से लेगा, कहीं ना कहीं से तो लेगा। तो ऐसी बिजली लेगा, वो लेता है सन से, यानी कि सन उसको बिजली देने वाला है। और बिजली की जो रोशनी यानी कि सन की जो रेज है वो कितने 8 सेकंड में सन से धरती पर आती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि 8 सेकंड में आती है। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं हम, यानी कि आपसे कभी भी क्वेश्चन मिले, आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, ग्रह वाला। यानी कि ग्रह क्या होते हैं भाई, ग्रह वो होते हैं, ग्रह वह होते हैं जो, या फिर जिनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता, यानी कि जिनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता। भाई सीधे सीधे बात ही है, आपका घर है, यानी कि ये आपका घर है। आपने बिजली ली कहाँ से ली, बिजली आपके घर में पहले तो नहीं थी, तो आपने ली है, यानी कि बिजली तो आपको लेनी पड़ेगी। ऐसे ही आपका घर तब चकाचौंध होगा। तो इसी तरह से आपका घर जब चकाचौंध हुआ तो वो किसके वजह से हुआ, बिजली की वजह से। और बिजली ली आपने बाहर से। तो ग्रह के याद रखना, ग्रह आपका घर है। और बिजली का सोर्स क्या है, देखिए क्या हम कॉन्सेप्ट समझ गए, इस चीज़ को कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। अब आता है कि ग्रह क्या है, यानी कि प्लेनेट क्या है। प्लेनेट आपको देखिए सीधे सीधे, बुक को छोड़ दीजिए, बुक का पन्ना इसलिए खोल के रखा है जिससे आपको एक तरह से बुक आपको दिखाई दे। फोकस करिए इस चीज़ पर, यानी कि यहाँ पर भाई ये आपका घर, आपको घर, आपको होम आपको समझा दिया। आपका पावर सोर्स क्या है, बिजली आपने उधार ली। ऐसे ही हमने धरती का पावर सोर्स क्या है, सन, यानी कि सन से आपकी ऊष्मा आती है, यानी कि लाइट आती है। और ऐसे ही हमारा प्लेनेट है, प्लेनेट कहाँ से लेता है, जो धरती है वो लेती है सूरज से। अब यहाँ पर इतना कॉन्सेप्ट समझ गए, चलते हैं अब चलते हैं आगे कॉन्सेप्ट। ग्रह का जो सबसे अर्थ पूछा जाता है, यानी कि ग्रह का आपसे अर्थ पूछा जाता है, तो ग्रह क्या होते हैं, जो किसी भी चीज़ यानी कि अपने पावर सोर्स का चक्कर लगाते हो कि मुझे लाइट दे दो, मुझे लाइट दे दो, मुझे लाइट दे दो, मुझे लाइट दे दो। बिजली मांगते हैं, बिजली मांगते हैं, बिजली मांगते हैं। भाई आप जो घर में रह रहे हो, घर में अगर लाइट ना आए, पानी ना आए, कुछ ना आए, तो आप क्या घर में रह लोगे, नहीं रह पाओगे। ऐसे ही पृथ्वी है, पृथ्वी अगर के पास सन की रोशनी नहीं होगी तो क्या फिर वो धरती चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। और उसको चलाने के लिए क्या है, वो क्या मांग रही है, वो कह रही है मुझे लाइट दो, मुझे लाइट दो, मुझे लाइट दो, मुझे लाइट दो। और लाइट दे रहा है सन, कह रहा है ले 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 ले, किस चीज़ के लिए, लाइट को कह रहा है। और लाइट का काम कौन पूरा कर रहा है, सन, यानी कि
जो अर्थ है यानी कि अर्थ जो है वो काम ले रही है सूरज के मदद से, बिना वो काम ही नहीं कर पा रही। और जो आपका कॉन्सेप्ट है, ग्रह का कॉन्सेप्ट है, अब सन क्या कह रहा है, मैं तुम्हें लाइट दूंगा, पर तुम्हें क्या करना है, मेरे चक्कर लगाने हैं। भाई आप किसी से कोई चीज़ मांगेंगे और उसके पास वो चीज़ ज़्यादा है, यानी कि वही आप मान लीजिए दुनिया में एक जगह पर सोना मिलता है और वो है कौन, भारत। मान लीजिए कि भारत में इतना सोना है और उसके सब चक्कर लगाएंगे, भाई मुझे सोना दो, मुझे सोना दो, मुझे सोना दो, चक्कर तो लगाएंगे। तो ऐसे ही है ग्रह का, यानी कि ग्रह होते हैं वो जो किसी का चक्कर लगाते हैं, यानी कि नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पन्ना खोलते हैं। ग्रह वो होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, ग्रह वह होते हैं जो अपने, सॉरी इसको काटते हैं, जो अपने पावर सोर्स का क्या करते हैं, अब अभी आपको बताया मैंने, चक्कर लगाते हैं, यानी कि चारों ओर घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, क्या बोलते हैं इसे? ते रहते हैं। यानी कि आपके पास मान लीजिए आज आपके पास नौकरी आ जाए, नौकरी होगा तो पैसा होगा, और पैसा होगा तो क्या होगा, आपके सब चक्कर लगाएंगे, मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो, पैसा दो। और पैसा देने के चक्कर में क्या होगा, आपसे वो एक तरह से निर्भर हो जाएंगे। ऐसे ही हमारा कौन है, सभी ग्रहों का चक्कर जो, यानी कि उनको क्या कहते हैं, परिभ्रमण और परिक्रमण। परिभ्रमण का मतलब ये होता है, देखिए ये कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। फिर आता है परिभ्रमक, यानी कि परिभ्रमक। परिभ्रमक वो होता है जो आपके यानी कि चारों ओर चक्कर लगाता है। और इसमें परिभ्रमक कौन है, यानी कि प्लेनेट जो होते हैं वो परिभ्रमक करते हैं, यानी कि चारों ओर का घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। मुझे क्या दो, मुझे ऊर्जा दो, मुझे ऊर्जा दो, मुझे लाइट दो, मुझे लाइट दो, लाइट दो, लाइट दो। तो इस तरह से जब चक्कर लगा के मांगते रहते हैं तो वो होते हैं परिभ्रमक। ठीक है, अब परिभ्रमक के बाद आता है कॉन्सेप्ट किसका, नेक्स्ट आता है, ठीक है, आपने परिभ्रमक समझ ली, यानी कि आपके जो चक्कर लगा रहा है, आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके लिए चक्कर लगा रहा है। और चक्कर लगाते लगाते हम आगे पहुंच जाते हैं किस पर, हम आ जाते हैं सौर मंडल पर। देखिए ये जो चीज़ें हैं आपको समझनी बहुत ज़रूरी हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को बड़ा करूँगा। क्यों बड़ा करूँगा, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आपका ये कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। ये देखिए हम आ गए हैं पूरी अब टेक्स्ट बुक पर, टेक्स्ट बुक पर आ गए हैं। तो इसका मैं एक बार, चलिए मुझे रोकना ही पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, आपको पॉज। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत ही बारीकी से समझ लेना। एनसीईआरटी की जो अभी मैंने आपको किताब पढ़ाई उसमें से उठाया, यानी कि स्क्रीनशॉट लेके आपको समझाने के लिए, और कुछ नहीं है इसमें। इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। भाई देखिए ये है हमारा सन, यानी कि हमारा पावर हाउस। पावर हाउस के बाद कौन सा है हमारा, क्या है हमारा पावर हाउस के बाद में, ये है हमारा बुध ग्रह, फिर है शुक्र ग्रह, फिर हमारी धरती है, मंगल है। मंगल के बाद क्या है, देखिए आपके सामने खुद लिखा है बृहस्पति, यानी कि जुपिटर है। जुपिटर के बाद क्या है, शनि है। और शनि के बाद क्या है, यूरेनस है। और यूरेनस के बाद क्या है, नेपच्यून है। ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये क्रम जो है पूछा जाता है ऐसे, कई बार पूछा गया। देखिए ये आपको याद शुरू के तो सबको याद रहते हैं,
दे देगा यहाँ के, यहाँ के, यहाँ के और यहाँ के, या फिर ये दे देगा यहाँ के, यहाँ के, यहाँ के, यहाँ के। कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट हैं। यानी कि हमारे पावर हाउस से सूरज के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, वो है बुध यानी कि मरकरी ग्रह है। और फिर उसके सबसे ज़्यादा पृथ्वी से चमकने वाला, सबसे पास में और चमकने वाला ग्रह जो पृथ्वी से दिखाई देता है वो है वीनस। जुड़वा एक कॉन्सेप्ट आता है, पृथ्वी की जुड़वा बहने वाला, वो कॉन्सेप्ट आप आगे समझेंगे, पहले इतना समझ लीजिए, नहीं तो ज़्यादा चीज़ें पढ़ने में डाइजेस्ट नहीं होती। और डाइजेस्ट वाली चीज़ें हमें लेनी ही नहीं है, जो हमें डाइजेस्ट ना हो, हमें लेनी है वो चीज़ें जो बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाए। यानी कि हमारा पावर हाउस कौन सा है, सूरज है। और सूरज के पास में हमें जो कौन मिलता है, मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मंगल यानी कि मार्स। और मार्स का क्या है, हमारा मिशन था जो कि हमारा सफल रहा और मार्स पर हम पहुंच गए। अब मार्स पे से जाना है हमें कहाँ, जुपिटर पर। जुपिटर से फिर हम तरक्की करेंगे कहाँ पर, शनि पर। और शनि हमारा यानी कि शनि पे जाएंगे, फिर उसके बाद यूरेनस, और यूरेनस के बाद नेपच्यून। चलिए, अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है, मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी। यानी कि इस क्वेश्चन को याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि मार्स और बीच, यानी कि चलिए एक क्वेश्चन आपको भी ये पूछा जाता है आपसे क्या, चलिए क्वेश्चन पेन चल रहा है, क्षुद्र ग्रह पट्टी। इसका कॉन्सेप्ट आप याद रखना कि मंगल और बृहस्पति यानी कि मार्स एंड जुपिटर के बीच में क्या होता है, क्षुद्रक पट्टी। यानी कि एक तरह से जहाँ पर सारे उल्कापिंड, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो पाई जाती हैं। और ये जो उल्कापिंड यानी कि एक तरह से पत्थर, मान लीजिए आप सीधे सीधे हमारे जो, आपने देखा होगा जो कहते हैं टूटता हुआ तारा दिखाई दिया मुझे, ये दिखाई दिया, वो दिखाई दिया, तो ये वही तारे हैं आपके जो आपको दिखाई देते हैं। और इनको यहाँ तक हमारी धरती पर आने से रोकने का काम कौन करता है, बताइए भाई। आपने छठी क्लास की किताब नहीं पढ़ी और आप देने जा रहे हैं केवीएस का पेपर, भाई सीधे सीधे इसका काम जो करता है वो करता है जुपिटर। जुपिटर इनको खींच रखता है, यहाँ पर इनकी इतनी ग्रेविटी खींच के रखता है जिससे कि ये आगे ना बढ़े। और इधर है मार्स, गर्म ग्रह है, तो हमारी धरती पर आने के लिए ये जो दो ग्रह के बीच में जो पट्टी है वो रोके रखती है। और फिर भी खुदा ना खास्ता आ जाए तो वो बिल्कुल जैसे ही अर्थ में, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें एंटर होगी, वो भस्म हो जाएगी, यानी कि राख हो जाएगी। चलिए आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक एक चीज़ों को हम ध्यान से पढ़ते जाएंगे, हमें पढ़ना है, चैप्टर पूरा करना है। तो पहला क्या है, बुध ग्रह। बुध ग्रह में हमें क्या करता है, ये सूर्य के चारों ओर की चक्कर। चलिए आगे का पेज, नेक्स्ट पेज खोलते हैं हम। सबसे पहला है हमारा कौन सा, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। चलिए, फिर आता है बुध ग्रह, यानी कि बुध ग्रह। बुध ग्रह में आपको समझना है कि ये परिक्रमण, यानी कि सूर्य का जो चारों ओर का परिक्रमण है वो कितने दिन में करता है, परिक्रमण करता है। यानी कि सीधे सीधे बात है, सॉरी देखिए, परिक्रमण कितने दिन में करता है, 88 दिन में। और जो क्या होता है, घूमन, यानी कि अपने एक्सिस पे कितने दिन में घूमता है, ये सबसे कम टाइम में घूम जाता है, और ये होता है 59 दिन में। चलिए आपसे ये क्वेश्चन मैं अभी पूछता हूँ कि धरती अपने घूमन यानी कि कितने दिन में घूमती है अपने एक्सिस पे। सीधे सीधे आपको कुछ नहीं कहना भाई,
आप रात और दिन देखते हो तो एक दिन में देखते हो यानी कि 24 घंटे में देखते हो, और 24 घंटे में देखते हो तो मतलब एक दिन हो गया। तो एक दिन में वो घूमन कर लेती है, और 365 दिन का मतलब ये होता है कि वो क्या कर रही है, सूरज के चक्कर लगा रही है। यानी कि सूरज, ये जो सूरज है, ये जो चक्कर लगा रही है वो 365 दिन में लगा रही है। और अपने एक्सिस पर जो, यानी कि अपने चारों तरफ दिन रात जो कर रही है, वो कर रही है 24 घंटे में। ऐसे ही आपको बुध जो ग्रह है, बुध ग्रह कितने 88 दिन में अपने क्या कर रहा है, सूरज का चक्कर लगा रहा है। और 59 दिन में क्या कर रहा है, वो अपने ही झूम रहा है। यानी कि उसका जो नशा उतर रहा है वो कितने दिन में उतर रहा है, 59 दिन में। और जो धरती का जो घूमने के बाद नशा उतरता है, वो 24 घंटे में उतर जाता है, कि 24 घंटे में घूम घाम के वो एक दिन में सेट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को जब आप फनी वे में समझोगे तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। यानी कि फनी वे में समझो भाई, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छठी क्लास में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं। देखिए, फिर आता है शुक्र ग्रह। यानी कि शुक्र ग्रह कितने दिन में कर रहा है, परिक्रमण परिक्रमण कर रहा है 255। यानी कि सीधे सीधे आप ये ऊपर वाला जो है परिक्रमण है, और नीचे वाला कौन सा, घूमन। चलिए फिर भी मैं लिख देता हूँ, परिक्रमण कितने दिन में कर रहा है, 255। और घूमन कितने दिन में कर रहा है, यानी घूमन कितने दिन में हो रहा है, वो हो रहा है 243 दिन में। चलिए आगे चलते हैं। फिर आती है हमारी पृथ्वी की बारी। यानी कि पृथ्वी की बारी आती है, तो पृथ्वी कितने दिन में कर रही है, सूर्य के चक्कर कितने दिन में लगा रही है, 365। और अपना कितने दिन में कर रही है, एक दिन में। तो यानी कि एक दिन में अपने नशा पूरा उतार लेती है पृथ्वी। आपने देखा होगा, जो नशे में धुत रहते हो, एक ही जगह घूमते रहते, इधर उधर लड़खड़ाते रहते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है अपने ही एक्सेस पे घूमते हैं। भाई आपने देखा होगा कि जो ड्रिंक करते हैं, ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, उन्हें होश नहीं रहते, वो अपने इधर उधर पैर लटखड़ाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो वही है परिक्रमण, यानी कि सॉरी, परिक्रमण बोला, घूमन। और परिक्रमण क्या है, जब वो आदमी, यानी कि जब वो होशोवाज में रहता है और वो पूरी दुनिया का या फिर अपने इंडिया का चक्कर लगा के आ जाता है, वो होता है परिक्रमण। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ के, फिर आता है मंगल का। यानी कि मंगल ग्रह जो है वो कितने दिन में करता है, 687 डेज में। यानी कि 687। और इसका इसका भी क्या है, घूमन, यानी कि घूमने का जो दिन है वो कितना दिन है, एक दिन। यानी कि ये है क्या, धरती की तरह एक दिन में। और इन दोनों के जो चंद्रमा है, यानी कि इसका जो चंद्रमा है, आपको पता ही भाई, हमारे चांद कितने हैं, हमारा तो चांद एक ही है। यानी कि चांद कौन है, एक। और जिनके दो चांद होते हैं वो होते हैं मार्स वाले, जो दो नावों में सवार रहते हैं। आपने देखा होगा, बहुत से लोग कहते हैं मैं चांद में उसकी शक्ल देखता हूँ, और बहुत से कहते हैं मेरा तो चांद दो दो है। तो वो है मंगल के ग्रह। मंगल के व्यक्ति जो होते हैं वो दो दो चांदों को देखते हैं, अपनी चांद को दो चांद बनाकर। चलिए, अब आती है 5वें नंबर पे, किसकी बारी आती है, बृहस्पति। यानी कि बृहस्पति की बात आती है, तो बृहस्पति क्या है, सूरज के चक्कर कितने देर में आता है, 11 साल। देखो 11 साल में एक हमारे यहाँ बच्चा क्या हो जाएगा, कौन सी कक्षा में आ जाएगा, छठी क्लास में। भाई पैदा होने के बाद छठी क्लास में ही तो आएगा भाई, छठी क्लास में आ जाएगा। तो चलो हम ज़्यादा ढील बरतते हैं, 5वीं में ले चलते हैं। तो उसे यहाँ पर वो हमारे यहाँ बच्चा पैदा भी हुआ, और पैदा होने के बाद कौन सी क्लास में आ गया, 5वीं छठी में भी आ गया। अभी तक ये बृहस्पति बेचारा घूम ही रहा है, किसे कितने दिन लगाऊं घूमने के लिए। और उसमें भी 11 साल, 11 महीने, यानी कि 12 साल मान लीजिए, इतने दिन में बेचारा घूमता रहता है। यहाँ पर बच्चों के बच्चे भी हो जाएंगे तब तक, ऐसे ग्रह हैं जो इतने साल तक घूमते रहेंगे। आगे चलते हैं और ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो इसमें क्या है, ये क्या है, चंद्र इसके कितने घंटे में घूमता है, ये घूमता है 9 घंटे और 56 मिनट। यानी कि
घंटे को हम क्या लिखेंगे, आवर, और इसको क्या लिखेंगे, मिनट। इतने मिनट में अपने एक्सिस पे घूम लेता है। फिर आता है शनि, यानी कि शनि कितनी देर में घूमता है, शनि घूमता है 29 साल और 5 महीने, जितने में आपकी, और यानी कि हमारी शादी होने का टाइम होगा, बच्चा यहाँ पैदा होगा, फिर शादी हो जाएगी, इतने में शनि ग्रह क्या करेगा, एक चक्कर लगाएगा सूरज के। इतने धीरे 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 चलता रहता है, और उसके घूमन यानी कि अपने एक्सिस पे कितने दिन में घूमता है, 10 घंटे, यानी कि 10 आवर 40 मिनट, यानी कि 40 मिनट्स होते हैं, इतने दिन में घूमता है। इनके चंद्रमा आपसे पूछे जाते हैं कभी कभी, तो इसलिए चंद्रमा भी याद रख लेना। देखिए अब कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए। तो इसमें कितने हैं, 53। इसके बृहस्पति के कितने हैं, 53। मंगल के कितने हैं, 2। यानी कि 2 चंद्रमा जिनकी दो दो गर्लफ्रेंड होती है, वो मंगल के वासी होते हैं। जो एक गर्लफ्रेंड रखते हैं, यानी कि अपनी वाइफ को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की सोचते हैं, वो धरती के वासी होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आगे क्या बचा हमारा, बचा फिर यूरेनस, यानी कि यूरेनस। यूरेनस का क्या है भाई, यूरेनस यहाँ पर, यूरेनस का मतलब ये है कि आपके बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए, बच्चे करने वाले का टाइम आ गया, तब यूरेनस करेगा एक चक्कर पूरा, यानी कि 84 साल में एक चक्कर पूरा कर देगा, और अपने नशे को कितने दिन में उतार देगा, यानी कितने घंटे में उतार देगा, 17 घंटे और 14 मिनट में। इसके मून कितने हैं, मून कितने हैं, मून है 27 मून है, यानी कि 27 मून है इसके। फिर आता है नेपच्यून, और नेपच्यून के बाद कौन सा ग्रह बचा था, वो था जिसे हम क्या कहते हैं, प्लूटो। और प्लूटो को कहाँ फेंक दिया, प्लूटो को कह दिया कि तू मेरा पुत्र नहीं है, और सूरज ने कह दिया कि क्या, कि तू मेरा हिस्सा नहीं है, और इसमें जायदाद से उसे बेदखल कर दिया, यानी कि उसे लात मार कर भगा दिया। और लात मार कर भगा दिया। अब सूरज के पास 8 बेटे हैं, यानी कि 8 ही बच्चे रह गए, और सूरज के 8 बच्चों में से कौन कौन से हैं, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, और नेपच्यून है। बेचारे के पास 8 ही बच्चे हैं, और एक बच्चे को उसने कह दिया कि जाओ, मैं तुम्हें बेदखल करता हूँ इस सौर मंडल से, और आज से तुम मेरा वारिस नहीं, फलाना नहीं, टिकड़ा नहीं। तो उस तरह से जब उसने करा बेदखल, तो क्या हो गया, बेचारा रोता हुआ वो एक अलग कोने में पहुंच गया। अब हम इसके करते हैं नेपच्यून के। नेपच्यून का क्या है, 164 घंटे, यानी कि 164 भाई, हमारे बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, तब बेचारा ये क्या नाम, पैदल पैदल, ये तो पैदल भी नहीं, एक तरह से कछुए की चाल चल रहा है, शायद कछुए की चाल भी नहीं चल रहा, ये तो क्या कहें, कछुए के भी धिक्कार कर रहा है एक तरह से। इतने साल लगा रहा है सूरज के चक्कर लगाने में, भाई देखो इतने साल सूरज के चक्कर लगाने में लगा दिए, और अपना नशा उतारने में कितने घंटे लगा देता है, 16 घंटे लगा देता है और 7 मिनट। और चांद भी बेचारे के पास कितने हैं, 13 चांद है, यानी कि 13 चांद में खुश हो जाता है। और इतने घंटे, जब 13 चांद होंगे तभी तो इतने घंटे लगा रहा है। अगर इसके पास कम चांद होते तो क्या करता है, कम टाइम लगाता। भाई अपने, किसके पास, अपने अर्थ के पास एक चांद है बेचारे के पास, तो जल्दी कवर कर लेता है। और जिनके पास चांद ही नहीं है, उनके पास तो कोई काम ही नहीं है, और उनके पास जब काम ही नहीं है तो बेचारे भागे भागे जाते हैं, फटाफट चक्कर लगा जाते हैं। यानी कि आपके चक्कर लगाने की गति कौन तय करेगा, आपके चांद। और चांद जब कम होंगे तो फटाफट लगाएंगे। अब देखिए पीछे चलते हैं, पीछे चल के आप देखिए, यहाँ पर बुध के पास कोई चांद नहीं है। बुध ने कितने, 88 दिन में पूरे कवर कर लिए, भागा भागा गया, और 88 दिन में सूरज जैसे चक्कर लगा के आ गया। कितना होनहार बच्चा है बेचारे का, यानी कि सूरज का जो होनहार बच्चा है, जो जिसके पास कोई चांद नहीं है, वो बेचारा भागा भागा जाता है और
चक्कर लगा के आ जाता है। फिर आता है शुक्र, शुक्र कहता है चलो 88 दिन में लगा रहा है, मैं कितने दिन में, 255 दिन में लगाऊंगा, पर मेरे पास कोई चांद नहीं है। फिर आती है धरती, धरती क्या कहती है, नहीं मैं तो चांद रखूंगी, और चांद रखने में वो कितने दिन लगा देती है, 365। भाई अच्छा स्टूडेंट है, यानी कि बच्चा अच्छा है उसका, एक चांद तो रखता है कम से कम, और एक चांद से वो क्या करता है, एक दिन में दिन और रात दिखा देता है हमें। ठीक है। फिर आता है मंगल, कहता है, मंगल कहता है क्या, मैं 2 चांद रखूँगा, और वो कितने दिन लगाता है, 267 डेज, और एक दिन में घूम कर वो भी अपना नशे उतार लेता है। फिर आता है बृहस्पति, 11 साल लगाता है, और चांद कितने हैं उसके पास, 53, और नशा कितने दिन में उतारता है वो, 9 घंटे इतने। तो ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट हैं। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, यानी कि आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलिए यहाँ तक आपके फन और सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, चलिए आगे चलते हैं किताब में। देखिए आगे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट सौरमंडल पढ़ लिया, सूरज पढ़ लिया, ग्रह पढ़ लिए। भाई ग्रह का जो क्रम है आपको याद रखना, ये वाला क्रम आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रम से पूछा जाता है। ये का जो क्रम है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। याद रखना क्या, एम, वी, ई, एम, जे। देखिए लिख के बता देता हूँ मैं, एम, वी, ई, एम, जे, फिर जे के बाद क्या है, एस आएगा, एस के बाद यू आएगा, और यू के बाद एन आएगा। तो एम, वी, एन, एम, जे, एस, यू, यानी कि इसको याद रखना, ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है। चलिए ये, और क्षुद्र ग्रह वाला समझ में आ गया, यानी कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब आती है कक्षा की बात। भाई कक्षा क्या होती है, अब कक्षा मतलब आप पढ़ रहे हैं कक्षा में, या फिर आप पढ़ रहे हैं घर में। देखिए अब आती है कक्षा की बात। कक्षा की हम सोच रहे थे, कक्षा क्या होती है, भाई कक्षा होती है जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ करते हैं। यानी कि आपका ग्रह कौन सा है, अर्थ है, और अर्थ कहाँ घूम रही है, एक कक्षा में, यानी कि सन के चक्कर लगा रही है। कि मुझे सन ने क्या कह दिया, बेटा तुम्हें ये घर दिया जा रहा है, यानी कि आप, सूरज ने इतनी जगह खरीद रखी है, और उसके पास ये 8 9 थे पहले, 9 में से एक उसने खुद रख लिया, 8 में डिवाइड कर दिया। अब अर्थ को कह दिया कि बस इतने में घूम सकते हो तुम, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, और इससे बाहर मत जाना, क्योंकि अगर इससे बाहर जाओगे तो दूसरे ग्रह मतलब दूसरे भाइयों से तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी, और दूसरे भाइयों से लड़ाई होगी तो तुम उस पर हावी होगे या फिर कुछ भी होगा। तो इसने कह दिया कि अब जितना भी घूमना है इसमें घूमना, तो उसे कहते हैं कक्षा। यानी कि जब इसी रेंज में घूमता रहता, घूमता रहता, घूमता रहता, भाई उसकी सीमा ये है और इसी में घूमना है, तो उसे कहते हैं कक्षा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इन्हें सारों को इरेज कर लेते हैं। चलिए ये सब चीज़ें, चलिए हाँ, अब आता है क्वेश्चन आपसे कि पृथ्वी की जुड़वा बहन, यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है। भाई सीधे सीधे आपको पता है पृथ्वी के पास कौन है, भाई पृथ्वी के पास देखिए, देखिए सामने दिख रहा है, पृथ्वी के आसपास कौन है, शुक्र, और शुक्र होगी, क्या होगी, पृथ्वी की जुड़वा बहन, यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन, और इसीलिए पृथ्वी से क्या दिखाई देता है, शुक्र को देखा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, पृथ्वी की जो जुड़वा बहन होगी वो होगी क्या, शुक्र ग्रह है। चलिए आपको दिखा दिया। अब आपको कॉन्सेप्ट देखिए, नेपच्यून वाला कॉन्सेप्ट भाई पूछा नहीं जाएगा, पर आप समझ लीजिए 2006 में उसे, अगस्त 2006 में उसे जायदाद से बेदखल कर दिया था। यानी कि सूरज ने कह दिया कि तू मेरी जायदाद से बेदखल है आज से,
और वो दिन था अगस्त 2006। अगस्त 2006 को सूरज ने अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा किया और प्रॉपर्टी के बंटवारा में उसने उसके 8 ही बच्चे बचे। यानी कि उसने कह दिया कि आज से प्लूटो जो बच्चा है, यानी कि प्लूटो जो उसका बच्चा था, उसे कह दिया इस चीज़ से बेदखल करता हूँ मैं, जा तू जी ले अपनी ज़िंदगी, तू मेरा वारिस नहीं। और इस तरह की बात करके उसे बेदखल कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। यानी कि और उसे क्या कह दिया, बोनाग्रह कह दिया, बेचारे को बोनाग्रह कह दिया। बोनाग्रह भाई, आप जब किसी का तिरस्कार करते हैं तब उसे क्या कहते हैं, जा तू निकल जा। और वो बेचारा टूटता फूटता वो अलग से इंतजाम करता हो, वो कहाँ चला जाता है, बोने ग्रह के तौर पर। तो इसलिए उस जिससे वो भी आप तिरस्कार करके चलते हैं तो वो बोना ग्रह है, मान के चलिए। अब आती है पृथ्वी की बात। पृथ्वी क्या सूरज से दूर हिस्सा है, पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ये सब चीज़ें अटपटी हैं, हमें पढ़नी ही नहीं है। यानी कि इस कॉन्सेप्ट को देखिए, पृथ्वी से तीसरा ग्रह, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है, ये हमने लगा दिया कट। ठीक है, सूरज चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपको पता ही है, एक पृथ्वी का ग्रह है, यानी कि उपग्रह है। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला कॉन्सेप्ट ही हमारा खत्म। आपको प्राकृतिक उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह का समझ में आना चाहिए। भाई प्राकृतिक उपग्रह क्या है, प्राकृतिक उपग्रह जो होते हैं वो अपने ग्रह के चक्कर लगाते हैं। जैसे कि हमारा उपग्रह और ग्रह में अंतर आपको पता होना चाहिए। देखिए, ग्रह वो होते हैं जो कि अपने पावर हाउस को कहते हैं मुझे बिजली दो बिजली दो बिजली दो बिजली दो बिजली दो, वो उसका चक्कर लगाएंगे। यानी कि ये है, सॉरी, ये है सन। सन किसका चक्कर लगा रहा है, सॉरी, सन जो है स्थिर है। और ये है आपका घर, आपके घर वाले किसके चक्कर लगा रहे हैं, सन के। कह रहे हैं कि मुझे बिजली दो बिजली दो बिजली दो। अब बिजली में इस घर में आपके पास मेंबर है, 2 मेंबर मान लीजिए, आप हस्बैंड वाइफ है। तो वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ कह रही है या हस्बैंड कह रहे हैं किसी से, एक दोनों में किसी से कह रहे हैं कि मुझे बिजली दो मुझे बिजली दो बिजली दो, या मुझे खाना दो मुझे खाना दो खाना दो। तो वो एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। यानी कि हस्बैंड वाइफ से कह रहा है मुझे खाना दो मुझे खाना दो खाना दो, हस्बैंड वाइफ कह रही है खुद बना के खा लो। तो एक दूसरे के दोनों चक्कर लगा रहे हैं। एक दिन वो बीमार हो गए तो वो कह रही है मुझे खाना दो मुझे खाना दो। तो ये यानी कि ये जो चक्कर लगा रहे हैं तो वो होते हैं उपग्रह। यानी कि जो अपने ग्रह का, यानी कि अपने ग्रह का जो चक्कर लगाए वो उपग्रह है। और जो दूसरे का चक्कर लगाए वो होते हैं क्या, अभी आपको बताया। सूरज क्या है, सूरज जिस प्रकार ग्रह सूर्य को चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं। सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखा हुआ है, रोचक तथ्य। भाई नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जो कहाँ गए, कब गए, 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले बार चांद पर कदम रखा, यानी चांद की सतह में। और कहाँ से, भारतीय चंद्रमा पर जाने वाले कौन थे, राकेश। यानी कि चलिए आगे चलते हैं, इसको इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। उपग्रह खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर के यानी कि लगाते हैं, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। भाई आपको कॉन्सेप्ट समझ गया, आ गया। जो सन है, यानी कि आपके जो सन है, और सन का मतलब सीधे सीधे आपके पिताजी हैं। और पिताजी के चक्कर आप कब लगाएंगे, जब आपको कुछ चाहिए। चलिए इसमें कलर चेंज कर लेते, डन। ये जो आपके पिताजी, आप इनके चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाते जाएंगे। देखिए कलर तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, नेक्स्ट कलर ले लेते हैं कोई। चलिए डार्क कलर ले लेते हैं। ये जो हैं इनके आप चक्कर लगाओगे, और आपके बच्चे इनके आपके चक्कर लगाएंगे। तो क्या होगा, ये जो पावर हाउस है, पावर हाउस के कौन चक्कर लगा रहा है, ये चक्कर लगा रहा है। तो चक्कर लगाते 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 बेचारे परेशान हो गए, और चक्कर लगाना मजबूरी है भाई, कि कुछ मिले तभी तो चक्कर लगाए। चलिए आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, यानी कि क्या कह रहा है इसमें, आगे कह रहा है
चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के 27 दिन में पूरा करता है। यानी कि कितने दिन में पूरा करता है चंद्रमा? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा कर लेता है। और ये लाइन सिर्फ और सिर्फ ये लाइन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। इस परिक्रमा यानी कि परिमाण स्वरूप पृथ्वी में हमें चंद्र का केवल एक हिस्सा दिखाई देता है। यानी कि आपने देखा होगा कि चंद्रमा का इतना भाग दिखाई देता है हमें, और अभी बाहर जाके निकल के देखेंगे जब आज रात को, तो आपको वही दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपको सूर्य ग्रह वाले, ये सूर्य ग्रह वाले आपको कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया भाई। ये जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से जगह है, सीधे सीधे आपको देखना है। अभी आपको समझाया था मंगल और कहाँ पर, देखिए मंगल, और ये रहा आपका मंगल और ये रहा आपका जुपिटर, इनके बीच में जो घूम रहे हैं वो है सूर्य ग्रह। यानी कि आपको समझा दिया। इतने कॉन्सेप्ट को लेके लेके बैठे रहते हैं बच्चे कि उनको समझ में नहीं आता है। फिर आता है उल्का पिंड। भाई उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड होते हैं जो सूर्य के चक्कर चारों ओर चक्कर लगाते लगाते पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं उल्का पिंड। यानी कि उल्का पिंड वाला जो कॉन्सेप्ट है, चलिए इसके पेन को निब को मोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। उल्का पिंड आता है, उल्का पिंड, ठीक है। उल्का पिंड का कॉन्सेप्ट क्या है? उल्का पिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर, एक तरह से छोटे छोटे पत्थर, यानी कि स्मॉल स्मॉल साइज के जो पत्थर होते हैं वो कहलाते हैं उल्का पिंड, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया। यानी कि इस कॉन्सेप्ट को भी हमने समझ लिया। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है आकाशगंगा। भाई आकाशगंगा का लास्ट कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए आप, आकाशगंगा वाला। देखिए चलिए इसे ऊपर कर लेते हैं। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा मतलब आपने आकाशगंगा का नाम सुना है, ठीक है, आकाश की गंगा। और आकाशगंगा क्यों नाम रखा गया? क्योंकि देखिए जहाँ गंगा गंगा जो होती है गंगा, आपने उसमें लाखों लोग नहाते देखे होंगे, लाखों चीज़ें होती होंगी। भाई मछली भी है, बड़े भी हैं, छोटे भी है, बड़ा भी है, अमीर भी है, गरीब भी है, सब तरह के आदमी नहाते हैं और सरवाइव करते हैं। तो ऐसे ही ऊपर यानी कि आकाश में भी एक गंगा है, उसको क्या कहते हैं? भाई ऊपर होगी तो आकाश गंगा होगी, नीचे होगी तो धरती गंगा होगी। इस तरह से आकाश गंगा जो होगी ऊपर वाली, जिसमें तारों होंगे, बहुत सारी खगोलीय होते हैं, सफ़ेद चीज़ें होती हैं, यानी कि चमकती हुई चीज़ें जो होती हैं, समूह होता है, उसको कहते हैं आकाश गंगा। और हमारा जो सौर मंडल है, यानी कि हमारा सौर मंडल किस में है? आकाश गंगा। और इसको क्या कहते हैं? प्राचीन काल में इसको एक बहती नदी कहा जाता है, इसलिए आकाश गंगा नाम पड़ा। और गंगा क्या होती है? बहती नदी नहीं, यानी कि एक तरह से नदी है ना, और नदी को हम पूछते हैं, और पूछते हैं तो आकाश गंगा। चलिए अब आगे चलते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट जो है ब्रह्मांड। आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का, यानी कि ये, चलिए आपको एक कॉन्सेप्ट ही समझा देते हैं सीधे सीधे। हमारा ये है क्या? पावर हाउस सन था, इसने इसके 8 बच्चे हैं, ठीक है, 8 बच्चों में बांट दिया। भाई अब ये जो जगह है ये एक पिता के नाम है। अब इनसे बड़ा भी कोई होगा, ये है पूरी मतलब उत्तर प्रदेश। यानी कि इस जगह का मान लीजिए XYZ जगह है, इसमें एक था, फिर इसके उत्तर प्रदेश में लाखों पे सन है, और सन के उनके आठों आठों बच्चे हैं, इस तरह से। फिर उनसे बड़ा एक है, तो ये उससे जो बड़ा होगा वो होगा ब्रह्मांड। यानी कि ये आकाश गंगा जो है, और लाखों आकाश गंगा, लाखों मतलब जैसे हमारे 28 राज्य हैं, 28 आकाश गंगा मिलाकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करेंगे, उससे कहते हैं ब्रह्मांड। यानी कि पहले पृथ्वी, फिर सौर मंडल, और सौर मंडल के बाद क्या आएगा? आकाश गंगा। देखिए इसे ये आता है पहले पृथ्वी। भाई पहले बच्चा को सबसे अंदर रख दिया,
फिर उसके पापा हैं जिसका जो पावर हाउस है, फिर उसके भी जो उसको भी क्या नाम क्या कर रहा है कि सन उससे बड़ा है, फिर उसके बड़ा जो इनमें सारे आ गए। यानी कि इतने सारे बच्चे जो एक जहाँ से ये बनना शुरू हुआ, एक्स वाई बनना शुरू हुआ, फिर इधर से ये आ गया, ये एक्स वाई बने, इनके से नीचे चलते गए फिर और एक्स वाई बनते। तो इस तरह से जो हेड है वो है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड से हमारा यहीं से आपका चैप्टर ये हो गया ख़त्म। यानी कि जो सिक्स क्लास का इतना बड़ा हलवा बना रखा था कि ये समझ में नहीं आता, वो समझ में नहीं आता, फलाना नहीं समझ में आता, ढिगड़ा नहीं समझ में आता, ये सारा एक वीडियो में हमने कवर कर लिया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि आकाशगंगा क्या है, तारे क्या है, क्षुद्रक ग्रह क्या है, ब्रह्मांड क्या है, और हम कहाँ हैं, और उसके क्या है, पृथ्वी के कितने ग्रह हैं, उनमें से कौन सा क्षुद्रक ग्रह है, क्षुद्रक बेल्ट जिसे कहते हैं, वो कहाँ है, मरकरी और किसके बीच में है, अभी आपको समझा भाई, जुपिटर के बीच में है, दोनों के बीच में बृहस्पति और कहाँ, मंगल ग्रह के बीच। तो इन सब चीज़ों को आपको इतना जो लंबा चौड़ा अलाव बना रहा है, देखिए आपके सामने बुक मैंने इसलिए खोली क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा था, और बुक खोल में नहीं में आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। देखिए अब आपसे यही क्वेश्चन पूछे, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, भाई आपको पता है कहाँ लगाते हैं, दूर लगाते हैं, आयात कहाँ लगाते हैं, व्रत लगाते हैं। ये क्वेश्चन भी आप करोगे तो आप समझ में आ जाए। चलिए आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं भाई, पृथ्वी के पास कौन सा है इनमें से, देखो बृहस्पति है पृथ्वी के पास है, पहले नंबर पर है, तो वो पास में नहीं है। शनि है, नहीं है, बच्चा कौन सा, शुक्र। इतने आसान क्वेश्चन आप जब करेंगे तभी कर सकते हैं जब आप चैप्टर को पूरा समझ पाए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह आपको अब तैयारी मिलती चल जाएगी। एनसीईआरटी हमें कवर करनी है, और एनसीईआरटी कवर करे बिना आपके केवीएस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें भाई, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इस तरह आपकी एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाए। और जैसे आज हमने फ़नी वे में कॉन्सेप्ट को समझा, इसी कॉन्सेप्ट को आपको आगे समझने के लिए वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना पड़ेगा। और आपको अगर नोट्स लेने हैं सी टेट के या फिर केवीएस के ओल्ड पेपर लेने हैं, केवीएस के ओल्ड पेपर आपको बहुत ही सस्ते रूप में मिल रहे हैं। यानी कि आप सभी को, भाई सब बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते भारी भारी किताबें, उनके लिए किताबें आसान कीमतों पर लाने का जरिया यही है कि उन्हें सस्ते रूप में दिया जाए। और ओल्ड पेपर के जो पेपर हैं वो आपको 30 रुपये में, यानी कि आप जब साइट पर जाकर देखेंगे तो आपको बहुत ही सस्ते रूप में सारे पेपर मिल रहे हैं। तो जाकर उन पेपरों को भी ले लीजिए, ओल्ड पेपरों को, जिससे आपको अच्छी तैयारी करने में मदद मिल सके। ठीक है बच्चों, वीडियो को एक तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी, और वीडियो को लाइक करिए, और क्या करना है आपको, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इंतज़ार करना है। थैंक यू।